प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी अध्यापिका आरती सेठी आज प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे लेखन की एक नई विधा के बारे में। बच्चों, इस विधा का नाम है डायरी लेखन। बच्चों, यदि हम आज के अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखते हैं, इन्हें लेखन के रूप में संजोते हैं, तो भविष्य में यानी आने वाले समय में भी हम इन पलों का आनंद ले सकते हैं। बच्चों, अगर आप अपने जीवन के बीते हुए कुछ अच्छे पलों को याद करो तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ना, और आप कह उठते हैं, वे भी क्या दिन थे। याद करो, गर्मी की छुट्टियों में आपने कैसे मज़े किए, आप कहाँ कहाँ घूमे, आप किन किन लोगों से मिले, आपने कौन कौन से खेल खेले, कौन कौन सी चीज़ें खाने का मज़ा लिया। बच्चों, याद करो, पिछले साल आप किस तरह स्कूल जाते थे, अपने सहपाठियों के साथ खेलते थे, उनके साथ पढ़ते थे। आप स्कूल में विभिन्न गतिविधियों में, विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। अपने अध्यापकों के साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत करते थे। स्कूल जाकर इकट्ठे खेलना, दोपहर का भोजन करना, वे सब अनुभव आज आपको याद करके लगता होगा, वे भी क्या दिन थे। क्योंकि आजकल आप टीवी के माध्यम से, मोबाइल द्वारा या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने बीते हुए अच्छे पलों को याद करके हम अक्सर कह उठते हैं, वे भी क्या दिन थे। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ 8, जिसका नाम है वे भी क्या दिन थे, पढ़ेंगे। ये एक विज्ञान कथा है। इसे लिखा है आइजक असिमोव ने। बच्चों, यदि आप भी अपने स्कूल के अनुभवों को एक डायरी पर लिखें और आने वाले 135 वर्षों के बाद यानी कि सन 2155 में इस डायरी को यदि आने वाली पीढ़ी द्वारा पढ़ा जाएगा, तो सोचो 135 वर्षों के बाद उन्हें कैसा लगेगा। तो हमारी आज की विज्ञान कथा भी कुछ इसी तरह की है, जिसमें हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करें आज की अपनी विज्ञान कथा, वो दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे, तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल?
कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती हैं कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देखने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए
अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो बच्चों, इस विज्ञान कथा के माध्यम से हमने जाना किस तरह से आने वाले 135 वर्षों के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे सामने आने वाला है। किस तरह एक अध्यापक की जगह मशीनें ले लेंगी, हमारी पुस्तकों की जगह टेलीविज़न का पर्दा ले लेगा। और मुझे लगता है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब वो परिवर्तन चल रहा है। तो सोचो, अगर हम अपने आज की जीवन शैली को, अपने अब के अनुभवों को डायरी के रूप में लिखते हैं और आने वाली पीढ़ियां जब उसे पढ़ेंगी तो उन्हें कैसा अनुभव होगा? क्या वो विश्वास कर पाएंगे? तो बच्चों, आइए अब बढ़ते हैं कुछ गतिविधियों और प्रश्नों की तरफ। सोचो और बताओ, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? सोचिए। शाबाश, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के ज़माने में ही छपी होगी। यह कहानी भविष्य पर आधारित है और हम वर्तमान में हैं, अतः किताब आज के समय में छपी होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी? एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? सोचो, हम यह नहीं मानते हैं। कई बार ऐसा ही होता है कि कुछ पुस्तकें केवल एक बार पढ़कर बेकार हो जाती हैं, उन्हें रद्दी में देना पड़ता है। परंतु उसमें कुछ ही किताबों के साथ ऐसा होता है। अधिकतर किताबें एक व्यक्ति के बाद अलग अलग व्यक्तियों के हाथों जाती हैं, वे बेकार नहीं होती हैं। उनके कारण कई लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी व ज्ञान प्राप्त होता है। यदि ऐसा न होता तो आज पुस्तकालय नहीं बने होते। अगला प्रश्न, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, आप इनमें से किसे पसंद करेंगे और क्यों? पता है, मेरी इस विषय में कई बच्चों से बातचीत हुई तो अधिकतर बच्चों ने अपने जवाब में टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब को अपनी पसंद बताया, जिसका मुख्य कारण था, जैसा कि बच्चों हम सबको पता है, वर्तमान समय में हम सब कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसे मुश्किल समय में हम टेलीविज़न के पर्दे की वजह से ही अपने स्कूल की कमी को कहीं ना कहीं पूरा कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि कई बार हमारा किताब पढ़ने का मन नहीं करता, तब टीवी वाली किताब तो स्वयं ही पढ़कर सुनाती है और साथ में अच्छे अच्छे चित्र भी देखने को मिलते हैं और देखकर व सुनकर पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है। और तो और टेलीविज़न की स्क्रीन भी बड़ी होती है, वह पर्दा किताब की अपेक्षा बड़ा होता है, जिससे हमें बड़े बड़े शब्द देखकर पढ़ने में मज़ा आता है। साथ में संगीत भी सुनने को मिलता है और अच्छे अच्छे चित्र भी देखकर पाठ में रुचि बनती है। पर बच्चों, यदि हम टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब के नुकसान के बारे में बात करें तो इसके नुकसान के जवाब में बच्चों ने कहा कि कभी कभी वे पढ़ते पढ़ते अन्य मनोरंजन की चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिससे समय बर्बाद होता है। टेलीविज़न ज़्यादा देखने से आँखों को भी नुकसान पहुँचता है। दूसरी तरफ
यदि हम कागज़ के पन्नों वाली किताब की बात करें तो उसे हम जब चाहे पढ़ सकते हैं। हम अपनी अच्छी किताबों को संभाल कर रखते हैं और तो और पीढ़ी दर पीढ़ी हम उन किताबों को पढ़ सकते हैं। तो जहाँ हमें टेलीविज़न पर चलने वाली किताब के फ़ायदे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी हैं, जिससे बचने के लिए हमें एक तो अपने समय को सुनिश्चित करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं हम समय तो बर्बाद नहीं कर रहे। तो बच्चों, आप अपनी पसंद नापसंद लिखिए। आप इनमें से किसे पसंद करेंगे और क्यों? अपने उत्तर को कारण सहित अपनी नोटबुक में लिखिए। अगला प्रश्न, आप कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हैं। क्या आपको पता है कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी? चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ। कागज़ से पहले छपाई भोजपत्रों, छालों, लकड़ी और धातु से बने पत्रों पर होती थी। आप मशीन की मदद से पढ़ना चाहेंगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाइयाँ हैं, बताइए। आप अपने मन से इसका उत्तर अपनी नोटबुक में लिखिए। वे दिन भी क्या दिन थे। बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात आपने कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में आप वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहेंगे, बताइए। आप अपने उत्तर को अपनी नोटबुक पर लिखें। अगली गतिविधि का नाम है कल, आज और कल। 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। आप भी कल्पना करें कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होंगी। पेन कैसा होगा, घड़ी कैसी होगी, टेलीफोन या मोबाइल कैसे होंगे, टेलीविज़न कैसा होगा, कोई और चीज़ जिसके बारे में आप सोचना चाहें उसकी भी कल्पना कीजिए और बताइए सालों बाद ये चीज़ें कैसी होंगी। बच्चों, आपके सामने कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है। पहली वस्तु का नाम है आलू, अगली वस्तु लड्डू, शक्कर, दाल, चावल, दूध। बच्चों, आप इसके लिए एक तालिका बनाइए। पहले वस्तु का नाम, फिर उसकी आज की कीमत और फिर उसकी 20 साल पहले की कीमत लिखिए। ध्यान रहे आप उसकी कीमत प्रति किलो के हिसाब से लिखिए। जैसे आलू की आज की कीमत है 10 रुपये प्रति किलो, इसी तरह से आप 20 साल पहले की इसकी कीमत लिखिए। बच्चों, हमारी अगली गतिविधि की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और बताओ कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। पहले आप व्यक्तिगत जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं, बताइए। आपने सही बताया, शाबाश। फिल्म देखने के लिए, नई नई खबरें जानने के लिए,
किसी विषय पर खोज करने के लिए। बहुत अच्छे। अब बताइए, सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं? सोचो। शाबाश, आपने सही बताया। चित्र बनाने के लिए, व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए, ईमेल भेजने के लिए। ऐसे ही और भी विभिन्न उद्देश्यों के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए और इन्हें लिखिए। जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं। उनका वर्गीकरण करके दी गई तालिका में लिखो। पहला तरीका है संदेश। फोन, चित्र, फैक्स, अभिनय, विज्ञापन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, नोटिस, टीवी, तार, नृत्य के हाव भाव, संकेत भाषा, मोबाइल संदेश, इश्तहार। दी गई चीज़ें एक तरफा भी हो सकती हैं और दो तरफा भी। जिन चीज़ों के जरिए एक तरफा संप्रेषण होता है उनके आगे ये निशान लगाओ। दो तरफा संवाद की चीज़ों के आगे इस तरह का निशान लगाओ। तो चलिए शुरू करें। संदेश बताइए, एक तरफा संवाद का तरीका है या दो तरफा संवाद का? शाबाश, संदेश दो तरफा संवाद का तरीका है। फोन, बहुत अच्छे, दो तरफा। चित्र, एक तरफा। फैक्स, बताइए। शाबाश, एक तरफा। अभिनय, दो तरफा। विज्ञापन, शाबाश, एक तरफा, क्योंकि इसमें एक तरफा जानकारी मिलती है। मोबाइल, सबको पता है इसका तो? हाँ, दो तरफा। इंटरनेट, एक तरफा। रेडियो, शाबाश, सही बताया, एक तरफा। नोटिस, एक तरफा। टीवी, एक तरफा जानकारी। तार, दो तरफा। नृत्य के हाव भाव, दो तरफा। संकेत भाषा, दो तरफा। मोबाइल संदेश, दो तरफा। इश्तहार, एक तरफा। बच्चों, विभिन्न लेख पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा कि हम बीते हुए समय यानी भूतकाल के लिए था शब्द का इस्तेमाल करते हैं और अपने वर्तमान समय के लिए, जो समय अब चल रहा है, उसके लिए है क्रिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं और आने वाले समय के लिए यानी भविष्य काल के लिए होगा का इस्तेमाल करते हैं। असीमोव की कहानी 2155 यानी आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? बच्चों, ऐसा लिखने के पीछे कारण है कि कहानी बेशक भविष्य के समय के बारे में है, परंतु यह आज के समय के बारे में लिखी गई है और उनके लिए यह समय बीत गया है, इसलिए इसमें क्रिया शब्द थे का प्रयोग किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं
एक और लेखन गतिविधि की तरफ। आपको अपने बचपन की कोई ऐसी घटना याद है जब आप बहुत छोटे थे, आपको बहुत डर लगा था? तो आप ऐसे ही शीर्षक से जुड़े अपने किसी अनुभव को लिखिए। जब मैं बहुत छोटा था, मुझे बहुत डर लगा था। बच्चों, आपके लिए अगली लेखन गतिविधि है, आप मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखें। इस अनुच्छेद में आप अपनी अच्छाइयों, अपनी पसंद नापसंद, अपनी कमियों के बारे में लिखें, या किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखें जैसे अभी भी वह आपकी आंखों के सामने चल रहा है। बच्चों, अगली छुट्टियों में आपको अपनी नानी के घर जाना है। आप वहाँ क्या क्या करेंगे, कैसे अपना वक्त बिताएंगे, इस पर भी एक अनुच्छेद लिखें। बच्चों, मैंने आपको 3 अनुच्छेद लिखने के लिए कहा, जिसमें पहले अनुच्छेद का संबंध बीते हुए समय से है और दूसरे अनुच्छेद का संबंध वर्तमान समय से है, जिसमें मैंने आपको कहा कि आप मैच का आंखों देखा हाल लिखें जैसे कि वह आपके सामने चल रहा हो, और तीसरे अनुच्छेद का संबंध आने वाले समय से है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना लिखने का सफ़र जारी रखें। धन्यवाद।